पक्का तो बुला लेना। तो चलिए आप लोग को एक बार फिर से अहंकार बैच एनजेआर कोचिंग है ना, एनजेआर साइंस है, इसे एनजेआर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हंस क्या लग रही है छठी? देखो तो हम लोग जो है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग पहला दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और तीसरा चैप्टर में संपूर्ण क्रांति में लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। आज संपूर्ण अर्थ यानी कहानी का संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे, यानी गधान चैप्टर आज क्या है जी 3। ठीक, सुनो कब सब पहले वो है टाइम पता। देखो संपूर्ण क्रांति में यही था, संपूर्ण क्रांति के पहले लेखक थे, लेखक कौन है जी? जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म मरण सब हम आप लोगों को बता दिए हैं, है ना। कब जन्म लिए, कब मरे, क्या क्या किए, कहां से पढ़े, कहां कब अमेरिका गए, कब अमेरिका से आए, और ये सब आप लोग पढ़ा के आप लोग से सुन भी लिए हैं, है ना? इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है, जन्म मरण सब ये आपको याद है ना। ये कब भाषण दे रहे थे जी? ये देखो ये जो है ना संपूर्ण क्रांति है क्या, कहानी है कि निबंध है कि भाषण है? वो क्या है जी? भाषण है ना। तो चलिए हम लोग संपूर्ण क्रांति में चलते हैं। ठीक, देखो पहले यहाँ पे बताएं कि ये संपूर्ण क्रांति जो कहानी है, सॉरी भाषण जो है वो कहां पर दिया गया था? गांधी मैदान में, है ना। तारीख कौन था जी? 5 जून 1974 ईस्वी में। ये जो छात्र आंदोलन था, है ना, वही छात्र आंदोलन में ये जो है संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए अपना ये भाषण शुरू किए थे। ये तुम्हारे कौन है जी? जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोग जेपी कहते हैं, है ना। और लोक नायक भी, जननायक भी इनको कहते हैं हम लोग, जननायक। हाँ जननायक उनको, हाँ लोक नायक इसको कहते हैं ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना। और देखो हाँ जननायक उनको कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर कहते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिर तुमको आगे देखने को मिले कि इनके नाम से भी जेपी से तो जेपी पुल भी है यहाँ पे, है ना, बहुत सारा अथी भी है। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग को इनके बारे में बहुत सारा चीज पढ़ने को मिल जाएगा। सिर्फ अभी क्या है, ये एक भाषण है और ये भी संपूर्ण भाषण नहीं है। यहाँ पे तुमको जो दिया गया है ये संपूर्ण भाषण नहीं है, ये भाषण का एक छोटा सा भाग है। अंश बोलो या भाग बोलो, एक छोटा सा भाग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब देखो इनके चलते हैं, पर चलते हैं हम लोग। ये कौन है? फणीश्वर नाथ। देखो यहीं पे वो बैठ के अपना भाषण दे रहे थे। पूरा गांधी मैदान पीछे में है, समझा। देखो पूरा पीछे गांधी मैदान है। गांधी मैदान में देखो जब 1974 में उसमें पेड़ भी था गांधी मैदान में, लेकिन अब पेड़ तुमको देखने को नहीं है ना। करगी है लेकिन बीचों में पेड़ था, है ना। देखो जेपी जी हैं और ये अपना भाषण यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा भाषण का है? ये हमारे 5 जून 1974 में जो भाषण दिए थे छात्र आंदोलन में, वही। देखो इनका कहना था ना, ये मेन मुख्यतः जो है ये जेपी यानी जो छात्र आंदोलन था उसको ये संचालन करने के लिए तैयार नहीं थे। ये इनका कहना ये था कि देखो भाई अब हम हो गए हैं बूढ़ा, अब आप लोग जो हैं इस कमान को संभालिए, आंदोलन को संभालिए। हाँ हम आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको सलाह देंगे कि भाई आप ऐसे कीजिए। हाँ आप हमारा सलाह लीजिए और आप जो है काम कीजिए, है ना। देखो कितना, ये कोई नेता नहीं है, ये नहीं बोले कि नेता है। ठीक, ये लोगों का नायक है, समझा। ये इनको ये नहीं बोल सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी से कोई जुड़े हुए हैं। ये हाँ जुड़े थे, कांग्रेस में जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? क्योंकि ये एक कम्युनिस्ट थे, है ना। और कम्युनिस्टों का क्या होता है? कम्युनिस्ट ये करता है कि आप जहां पे मान लो कोई स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है तो उसमें आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ये कम्युनिस्टों को सिखाया जाता है, उसको सपोर्ट कीजिए, वहां का लड़ाई में भाग लीजिए
और जहां पे जो सत्ता संभाल रहा है उसको में ही शामिल हो जाइए और उसमें शामिल होकर देखिए नीति कैसे चल रहा है ना, समझे। अभी हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। लेकिन अब का नेता क्या है? अब का नेता है कि हम ही 90 साल तक रह हुआ फलाना नाम, है ना, जैसे में कोई भी रहे, नाम नहीं लेंगे, ठीक। बहुत लोग जो है कि यहाँ पे अपना संतुलन भी खो चुकते हैं, लेकिन अपना वो काम है अपने मतलब सीट के लिए रहते हैं। लेकिन ये देखो, इनको कोई सीट का लाभ मतलब नहीं था, ये कोई चुनाव का भाषण नहीं दे रहे हैं, समझी। ये चुनाव का कोई भाषण नहीं है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं चुनाव में भाषण दे रहे हैं, चुनाव का भाषण नहीं है ये। जो हमारे यहाँ जो हो रहा था क्या, जो अभी भी भ्रष्टाचारी है, अभी भी ब्लॉक में जाओ 10 रुपया 20 रुपया बिना ले नहीं काम करता है, 100 रुपया ले बिना नहीं काम करता है। तुम क्या बोलते हैं इसमें, थाना में जाओ, थाना में बिना तुम्हें कोई भी तुम्हें केस रहे, बिना घूस के तुमको केस नहीं लिखेगा, है ना। उसके प्रति ये आंदोलन था, समझी। तो ये आंदोलन ये नहीं था कि नेताओं के लिए था, क्या मतलब है सत्ता के लिए था। इनको ये भी नहीं मतलब है कि सत्ता किसका आएगा सत्ता किसका जाएगा। ये बोले हैं कि इसमें हमको कोई अर्थ नहीं है कि यहाँ पे खाली सत्ता बदलना है, हमको सत्ता नहीं बदलना है, हमको क्या बदलना है जी, सिस्टम। और ये संपूर्ण क्रांति वहां से शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। बहुत लोग आज भी इस संपूर्ण क्रांति को जीवित रखे हुए हैं, समझे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर में इन करते हैं। अब संपूर्ण क्रांति, देखो जब ये आते हैं मंच पे आते हैं तब शुरू करते हैं, बिहार प्रदेश छात्र संघ समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, है ना। भाषण को संबोधित करते हुए अपना शुरू करते हैं भाषण, ठीक। पहले होता है कोई भी जाता है भाषण में तो यही बोलता है ना जी, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, है ना। अब तो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, मेरे प्यारे भाइयों एवं उनके बहनों, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो देखो यहाँ पे तो वही बात यहाँ पे है, आते हैं। अभी देखो, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध है तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल ही की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। अब देखो रेणु जी थे, तुमको हम रेणु जी के दिखाते हैं, इनका पूरा नाम क्या है जी, फंडीश्वर नाथ रेणु। ये है फंडीश्वर नाथ रेणु, ये है ना। अब मरे कि जिंदा इनके बारे में नहीं जानना चाहते, ये फंडीश्वर नाथ रेणु। वहां पे भी ये क्या है, कहानीकार है, कविता लिखते हैं, है ना, निबंध भी लिखते हैं। तो ये फंडीश्वर नाथ रेणु है। वहां पे वहां संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन में ये भी भाषण दिए थे, ये भी कविता वहां पढ़ रहे थे। देखो कौन कविता पढ़े थे, ये वाला कविता पढ़े थे। क्या है कविता का नाम, जागो मन के, तुम्हें नहीं है, हम खोज के लाए अलग से, जागो मन के सजग पथिक ओ, क्या है जी, असल थकन के हारे मारे, कब से तुम्हें पुकार रहे हैं, गीत तुम्हारे इतने सारे, है ना। कह रहे हैं ना कि तुम जो लोग सोए हुए हो वो क्या करो, जागो, और तुम्हें देखो तुम्हारा देश पुकार रहा है ना, तुम्हारे लोग पुकार रहे हैं, इसके लिए जागो, ऐसे कहते हुए भाषण अपना करके, और इसी के बारे में वो बता रहे हैं कि ये कविता जो पढ़े ये बहुत ही अच्छा था और बहुत इसमें था बातें। छोटा सा एक वो कविता का अंश है, ये पूरा कविता नहीं है, छोटा सा एक अंश है, उसका हेडलाइन है यहाँ पे, ठीक। कोई दिक्कत, इससे हृदय भर उठा है, आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं, अब देखो
अब यहां से कहते हैं ये कविता को मतलब बोलते हैं कि रेणु जी हैं जो पढ़ रहे थे, एक कविता भी बता दिया आपको कौन कविता पढ़ रहे थे। उसमें हमसे पूछा गया तो हम बोले कि हाँ पढ़िए भाई, और उसमें बहुत सारा, उसमें पूरा कविता जाकर पढ़ के देखना, गूगल पे मारना, थीम मांगना, मिल जाएगा। पूरा कविता बहुत अच्छा कविता है और प्रेरणादायक कविता है। अब बहुत सारे स्मृतियों, मतलब हमारे जो है स्मृति, मतलब जो बहुत सारे बोलते हैं ना कि जोश जगाने वाला बात होता है, उसमें वहां पर है। ठीक, अब यहां पर देखो ये बोलते हैं कि मेरा हृदय तो भर उठा, उस कविता को सुन के मेरा हृदय जो है गदगद हो गया, बोलते हैं ना कि एकदम गदगद हो गया, अर्थात सा भावुक हो गए, है ना। वैसा आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेल्लोर का देखते, वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ, बेचारे कुछ जानवे करते हैं कि बेचारे बूढ़ा थे, है ना। अब बूढ़ा थे तो वहां पे तो स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था बेचारे के, तो वहां से थोड़ा सा गए थे वेल्लोर। ठीक है, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अध्यय के साथ रुका था, है ना। देखो पहले वेल्लोर के थी हॉस्पिटल करने हैं, ये तुम्हारा वेल्लोर के हॉस्पिटल अभी भी अब है, अब का चित्र है, पहले का है ना। वेल्लोर है, वेल्लोर का है, समझा। अरे का ये देखो है ना वेल्लोर। ठीक, ये इसमें जाके वो इसमें अपना जा रहे थे, इलाज करवाने जा रहे थे बेचारे। ठीक है, ये वेल्लोर का तुम्हारा हॉस्पिटल है, समझे ना। अब यहां पर देखो आगे बोला था कि बताओ, यहां पे आता है क्वेश्चन कि कहा किस कौन से अपन दोस्त क्या है रुके थे जी, ईश्वर अय्यर। वहां दिनकर जी कहां पे रुके थे, तो मद्रास में, भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। वहां पे थे गंगा बाबू, एक दिनकर जी थे, है ना। ये दोनों आए थे वहां पे, इनको किनको से मिलने, जयप्रकाश नारायण से मिलने आए थे। और दिनकर जी बहुत अच्छे प्रसन्न आदमी थे, प्रसन्न लग रहे थे, है ना। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूं। फिर यहां से क्या होता है जी, तालियां जो है गांधी मैदान में गूंज उठता है ना। लेकिन कहते कि नहीं नहीं नहीं, तालियां मत बजाइए, तालियों से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। हमको यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे हैं, चुनाव का भाषण नहीं दे रहे हैं, ये तालियां मत बजाइए, ये तालियों के गड़गड़ाहट से आप लोग जोश को मत भगाइए, आप लोग शांति बैठिए सुनिए, है ना। तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। ठीक, ये बोलते हैं, समझी। अब देखो यहां पे आगे क्या है, देखो कहते हैं ना कि यहाँ पर दिनकर जी जो है उनको कविता सुना रहे थे, जो हाल में जो जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति जब शुरू हुआ था, उस समय वो कविता ही बहुत लिखे थे। जिस समय तुम्हें वो कविता सुना होगा, क्या सुनी होगी, कौन, सिंहासन खाली करो की जनता आती है ना। उसी समय लिखा गया था और दिनकर जी लिखे थे, है ना। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये वही जो छात्र जब आंदोलन चल रहा था उस समय लिखे थे। अब वही सब कविता सुना रहे थे इनको, किनको, जयप्रकाश नारायण को। कौन सुना रहे थे, दिनकर जी सुना रहे थे, है ना। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, वो करेंगे नहीं। अब ये नहीं कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे नहीं सुनेंगे आप हमसे, ठीक है। लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे। बोल रहे कि हम हुंकार नहीं भरेंगे कि चलो दिल्ली चलो, फलाना जब चलो, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, आपको हम अपना विचार बताएंगे। और वो विचार ये मत समझे कि विचार वो खा लेती है, वो विचार आपके क्या बोलते हैं, हुंकार से वो कम नहीं है,
ठीक है ना। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। बोल रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा क्रांतिकारी विचार बताएंगे जिस पे आपको अमल करना आसान नहीं होगा। ठीक, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियां का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी। कुर्कियां मतलब जमीन जब्त कर लेना। सरकार जो है तुम्हारा, मान लो कोई होता ना है कि अपन घर सब छोड़ के भाग गए, तो घर में क्या होता है, कुर्की होता है, मतलब सब जितना तो घर में समा रहा तब सब सरकार लेके तो गेट उट सब तोड़ के चल देता है। हाँ, जिसको हम बोलते हैं कुर्सी जब्त, उसको असली में होता है कुर्कियां, कुर्कियां जब्त, है ना। हम लोग बोलते हैं कुर्सी जब्त, है ना, ऐसे कहते हैं। ठीक, तो वही बोल रहा है कि ये हम जो आप लोगों को बताएंगे तो उसमें कोई इतना नहीं है। देखो, क्रांति करना और आंदोलन करना और सरकार के विरुद्ध करना ये कोई सहज बात नहीं है। वहां पे आपको लाठी भी खाना पड़ेगा, आपको गोली भी खाना पड़ेगा, और आपको हो सकता है कि बहुत प्रताड़ित भी आप होंगे। जैसे में देखिए, भगत सिंह जब कर रहे थे आंदोलन, तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि उनको जेल में बंद करके कितना मारा गया था। सुना है ना, सिनेमा देखा है ना, है समझो। सिनेमा में जब उतना लग रहा था तो एक्चुअली में कैसा होगा, बर्फ की सिल्ली पे लुटा के, घाव जब होता था घाव में नीमक और मिर्चाई, हाँ ठंडों में, ठीक, मिर्चाई और नीमक जो घुआ मदद छिलाता था, मक्का में रगड़ता था, सब दर्द हो, आंदोलन छोड़ दे रही। ठीक, यहां तक कि जब अनशन पे बैठे थे भगत सिंह, उस समय पानी भी नहीं दिया सब, लेकिन खाली पानी दे दो हमको, हम अन्न नहीं खाएंगे। उस समय पानी भी नहीं दिया सब। उसके बाद जो है वो उसको दूध दिया कि अनशन ऐसे तोड़े, नहीं किया, नहीं पिए लोग, नहीं पिया, और अंत में उनका एक दोस्त जो था ना, मित्र था, वो बेचारे मर गए। उसके बाद अंग्रेज सरकार जो है पूरा दम, जो वहां पे था ना इतना भी कैदी, वो सब के सब वहां पे जागरूक हो गया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद वहां पे खाना उन लोग को मिला। फिर जो जो मांगे था ना, जो मांग था, पहले मांग पूर्ति हुआ, तब वो लोग खाना खाए। ठीक, देखो यहां पे यह सब होगा, यह क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। ठीक, हंसती काहे है, सही तो बोल रहे हैं क्या, कुछ है क्या, है, ठीक। देखो यहाँ पे, यह सब होगा, यह क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा की विघटन का आंदोलन नहीं है ना। ये नहीं है कि विधानसभा में हम खाली हड़ताल कर रहे हैं, वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं हम। ये संपूर्ण क्रांति है, ये पूरे देश की क्रांति है, समझी। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिनके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के सारे क्रांतिकारी साथी, है ना, देश भर के क्रांतिकारी साथी गोली का निशाना बने। तो ये तो फांसी, कुछ जो है फांसी पर भी चढ़े और कुछ जो है गोली भी खाएं, जैसे मंगल पांडे को हम लोग जानते हैं, है ना, 1757 क्रांति में। ठीक, वो क्या 1857, हाँ 1857 क्रांति में वो पहला व्यक्ति जो है फांसी पर चढ़े थे पहले, खुदीराम बोस, भगत सिंह, फिर उसके बाद थे सुखदेव, हाँ सुखदेव, एवं कौन थे, गुरुदेव कुछ कोई कैसे के नाम था, है ना, 3 गो थे। फिर तुम ये देखो चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसे हैं, जवाहरलाल नेहरू, सब गांधी जी, सब
जेल में बार बार गए, इनको भी प्रताड़ित किया गया है। ये नहीं कि ऐसे ही मतलब वो थे। ठीक, तो वही बोलते हैं कि जवाहरलाल के शब्दों में अगर बोले, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अगर बोले हम, तो अभी हम लोग को अभी नहीं रुकना है और चलना है। अभी जिस स्वराज की बात किए थे, ठीक, जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों में भर्ती मतलब रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उनमें जनता कराह रही है। बोल रहे हैं कि जिस स्वराज के लिए वो अपना कुर्बानी दिए हैं, जिस स्वराज के लिए वो बार बार जेलों में गए, वो स्वराज आज हम लोग को दिख नहीं रहा है। आज 27-28 साल हो गया है ना, और अभी भी कितना साल हो गया जी? अभी 77वां गणतंत्र दिवस मना था ना, 77 और 3 मतलब ऐसी मान लो 80 साल, लगभग 69, अभी 80 साल हो जाएगा स्वतंत्रता का। उसके बाद भी आज भी उस लोग कल्पना किए थे अपन स्वराज का कि जगह में हर जनता सुखी हो, वो आज भी वो स्वराज का हम लोगों को हासिल, वो स्वराज हासिल नहीं हुआ है हम लोगों को। ठीक, अभी भी लोग इतना नेता भ्रष्ट हो गए हैं कि उन लोग के खाली पुतलों पर माला अर्पण करके अपने आप को सब भ्रष्टाचारी से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं लोग। समझे? उनकी थोड़ा थोड़ा बातें कर लेंगे, बात करके अपने आप को चंगा कर लेते हैं, और हम लोग भी समझते हैं कि चलो वही है, वही हमारा नेता है ना। चलो आगे देखते हैं। भूख है, महंगाई है। आज महंगाई देखो, आज सोना कितना हो गया है। उस घड़ी तो और था, उस घड़ी तो भाई कम ही होगा है ना, 74 के बात है तो। अब देखो अब कितना है, अब 1,56,000 रुपये सोना भरी हो चुका है। ठीक, 1,56,000 है। 2 साल पहले कितना में था? भरी 110 ग्राम के दाम सोना भरी, जानो ना है, वही 1,56,000 रुपया। अभी आज के डेट नहीं बता रहे हैं, कल परसों के डेट बता रहे हैं हम, आज का दिन बढ़ ही गया होगा। ठीक, चांदी 2 लाख से ज्यादा पार हो गया, 2 लाख रुपये किलो से ज्यादा हो गया। ठीक, आज तुम देखो हम लोग का सरसों तेल जो है, हमको याद है 40 रुपये किलो से हमको याद है। ठीक, अब 200 से कम में तुमको नहीं मिलेगा, है ना। आज का जो किताब था, किताब जो ये है, एक किताब और सस्ता था, आज देखो कितना महंगा हो गया है। तुम कॉपी देखोगे तो कॉपी जो आता है पहले 10 वाला जो आता था, अब वो 20 वाला में आता है। हमारा देश में अब इतना हो गया है कि पढ़ाई पर भी टैक्स लग रहा है। समझा? देखिए बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे? महंगा कर दो, पढ़ ही नहीं देंगे। तुम पढ़ेगा तब ना हमारे से क्वेश्चन करेगा, अगर हम पढ़ेबे नहीं करेंगे तो क्वेश्चन करेगा हमरा से? कर भी नहीं कर सकता है। तो वही तो है, वही तो हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि आने वाला समय में जो लखपति है वो 2 लखपति हो जाएगा, 2 लाख खुला हो जाएगा। तो बात सही है। जिसके जो सोना बनाया होगा 60,000 है भरी, अब सोना हो गया अब 1,56,000 है, तो 1,56,000 का मालिक हो ना गया जी, 3 गुना बढ़ न गया। ठीक, तो ऐसे वो हम लोग को राजा कर रहे हैं, हम लोग को ना नौकरी दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को राजा कर रहे हैं, है ना। घर बैठे बैठे तुम राजा हो जाएगी, कहीं जाना भी नहीं, कमाना भी नहीं है। एक आध सोना एक भरी रख ले ना होगा सोना, जब एक भरी रख ले होगा तो लाख तक पहले हले, अब 2 लाख के हुए थे, बढ़ गया सोना। हाँ तो वही तो, आज जो नहीं रख ले वो मरो, सरकार को कोई फिक्र नहीं, तुम मरो कटो कुछ भी करो। बंगाल में थोड़ा सा कुछ दिन पहले अभी चुनाव है ना, बंगाल में कुछ महीने में चुनाव होगा, वहां पे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा दिया नेता लोग, और जनता इतना बेवकूफ कि वो लोग लड़ रहा है।
ये लोग तो अपना अपना फायदा कर लेगा, हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट ले लेगा, लेकिन वहां पे लोग लड़े जा रहा है सब। अभी ज्यादा 10 दिन के पहले, 10 दिन 5 दिन के पहले, अभी भी लगभग हो ही रहा होगा। ठीक, तो यहां पर देखोगे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो इतना है कि मत पूछो। भ्रष्टाचार की इंडिया खान है, इतना लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतना यहाँ के लोग, पुलिस अधिकारी जितना सब है, इतना करप्ट है, इतना करप्ट है कि तुमको बिना पैसा के एक जगह बढ़ेगा नहीं। तुमको कोई अगर प्रताड़ित कर रहा है, तुम जाएगा वहां पे, तुमको भगा देगा, पैसा दोगे तो वहां पे केस ले लेता है। ठीक, देखो कोई काम नहीं जनता का निकलता है ना, बगैर रिश्वत दिए। देखो यहां पे बोलते हैं कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं निकलता उन लोगों का, मजबूरी में देने पड़ता है लोगों को, समझे। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्था भ्रष्ट हो गए हैं। आज के सरकारी स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में तुम जाओ, बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है नहीं। तुम्हारे सरकारी स्कूल में एगो लेबोरेटरी होना चाहिए, क्या है? नहीं है। वहां पे हर एक सरकारी स्कूल में कम से कम 6 घंटा में 8 घंटे चलना चाहिए, 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो चलना चाहिए था। क्या चलता है? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? सरकारी नौकरी लोग करवे करता है इसीलिए कि हमको आराम हो जाए, काम ना करना पड़े, समझा। तो यहां पे इतने भ्रष्ट लोग हो गए हैं कि मत पूछो। अब यहां पे तो क्या है कि यहां पे हम लोग के स्कूल में अब यही हो रहा है कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ न बच्चा पढ़ेगा न क्वेश्चन करेगा, गार्जियन तो पढ़ल है नहीं कि क्वेश्चन करे, समझा। शिक्षा संस्था साफ भ्रष्ट हो चुका है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है ना। अभी तुम जाकर देखो उड़ीसा में, वो तुम देखा होगा, इंजीनियर लोग थे सब, और एक चपरासी की नौकरी के लिए रोड पर लाइन लगा हुआ था। इतना बेरोजगारी हमारे देश में है। एक वो चपरासी को 6,000 की नौकरी अगर निकलेगा ना, तो क्या में 6 करोड़ आदमी भरेगा, समझा। 6 करोड़ बोल रहे हैं, 6 करोड़ भरेगा फॉर्म उसमें, देश भर में। जनता का हाथ इसमें नहीं है, इसको नौकरी नहीं है, बचल है। तुमको केंद्र में अभी का तुम जाके आरटीआई करो, केंद्र में तुमको कम से कम 80,000 प्लस तुमको मिलेगा, 80,000 प्लस, 80,000 मिलेगा। हर स्टेट में तुम चल जाओ, हर स्टेट सब मिला के कम से कम तुम्हारे यहाँ लगभग रेशियो बता रहे हैं, एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, लगभग 2 करोड़ से कम नहीं नौकरी खाली है। ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हो रहा है इतना? वहां पे आदमी कमी है, ट्रेन को फायदा नहीं हो रहा है। ट्रेन को फायदा इतना हो रहा है कि वहां पे ठूस ठूस के आदमी ले जाता है, आदमी ठूस ठूस के ले जाता है, बिना टिकट के को नहीं तू जाएगा। अब पहले वाला नहीं है कि तुम चल जाएगा, गांधी मैदान से फुलवारी जा सकता है तो खूब जा सकता है, तुम पटना स्टेशन पर नहीं बिना उतरेगा टिकट। उसके बावजूद भी ट्रेन को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचारी है, बीच में गलागोप हो जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जब बने थे तो वो इतना फायदा दे दिए थे, इतना फायदा दे दिए थे कि उसमें जितना था ना, उसका डेवलपमेंट और ज्यादा हो गया था रेलवे में। लेकिन अब जाके देखो, नीतीश कुमार भी थे तो सही था, लेकिन आज 10 साल में हमारा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। सब अपने धन संपत्ति को बेच रहे हैं, दूसरे के गिरवी दे रहे हैं। इंडिगो वाला भी देख रहा था, तुम स्टॉक देख रहा था, इंडिगो वाला, एयर इंडिया इंडिगो वाला देखा था। तो ये सब क्या है? यहाँ पे भ्रष्ट है लोग, बहुत सारे अंधकार में है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा दी जाती है।
ये नहीं कि तुमको शिक्षा दिया जा रहा है तुमको पढ़ने के लिए, कुछ अपना सोच के लिए। तुम लोग को शिक्षा ऐसा दिया जा रहा है ना, ये हम लोगों को भी शिक्षा ऐसा दिया जाए कि जिससे तुम गुलाम बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। ठीक, शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए, नौकरियां मिलती नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती, मानी गरीबी यानी गरीब की बेरोजगारी, यहाँ पे गरीबी भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। रोजगार ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे पैसा आएगा नहीं, और जब पैसा आएगा तो गरीबी बढ़वे ना करेगा जी, है ना। गरीबी हटाओ, कौन दिए थे नारा? इंदिरा गांधी। वही कह रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन गरीबी हट नहीं रहा है। लोग गरीबों को ही हटा दे रहे हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ पे कुछ साल पहले ट्रंप आए थे, क्या आया था? ट्रंप, वही ट्रंप चाहे ट्रंप बोलो, कुछ बोलो उसको, है ना। वो जो जब आया था ट्रंप पे, तो उसको लाने के लिए ना दोनों पट्टी से क्या था लगा दिया गया, बड़का बड़का वो दीवार खड़ा कर दिया गया। दोनों पट्टी क्या था? श्रम एरिया था, बड़ा बड़ा एरिया मतलब खड़ा कर दिया गया। क्यों खड़ा कर दिया गया? लोग उसको देखे कि नहीं पूरा इंडिया एकदम जगमगाता हुआ है, कुछ भी यहां नहीं है। लेकिन एक्चुअली में क्या था उस दीवार के पीछे? बेरोजगारी, भूखमरी, जनता की तरफ सब था वहां पे। ठीक, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए। बड़े मर्द हृदय, क्या बड़े हृदय ग्राही हुए, है ना। एकदम हृदय में बहुत अच्छा, उसको सुन के बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, देखो रामनाथ जी गोयनका एक थे, है ना, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर पर वह मेहमान थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट के अंदर में मद्रास में कहां पहुंचा दिए थे? अस्पताल में। उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनकर जी ने 3 मिनट में। बोल रहे हैं कि वो सिर्फ 3 मिनट में उनको पहुंचा दिया अस्पताल में। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे बिलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं। बोल रहे हैं कि उस अस्पताल का नाम क्या था? बिलिंगडन। तो याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, बोला कि हाँ वही बोल रहे हैं कि शायद हम उनको अच्छा से नहीं याद था, अब वो इतना काम कर रहे हैं, कितना याद रहेगा उनको। सारा इंतजाम था वहां पर। बोल रहे हैं कि वहां पर सारा इंतजाम था। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। बोल रहे हैं कि पटना का अस्पताल का देखो हालत, पीएमसीएच का भी अभी हालत देखो। कुछ दिन पहले मनीष का सब पिटा के आया था ना, मनीष का सब पिटा के गया था। वहां पे कुछ एगो लड़की कुछ था वहां पे, उसको नहीं इलाज अच्छा से हो रहा था, उसके प्रोसेसिया में गया, वहां बेचारा वो गया तो वहां पे कुछ और माहौल बना दिया वो सब, अब पीट दिया, इसको कूट दिया बढ़िया से। ठीक, समझा ना। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि पटना अस्पताल में तुम देखो तो यहाँ 3 घंटा में भी कोई व्यवस्था नहीं होने वाला है। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर मतलब तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाए, और दिनकर जी हमारे बीच नहीं, है ना। ऐसे जानवे कर रहा कि बढ़िया बढ़िया आदमी ज्यादा दिन तक नहीं जीता है। कहा जाता है करो जितना पाप रहेगा देह साफ, करो जितना पुण्य उतने लगेगा देह में घून। ठीक है क्या? अब देखो उसके बाद उसी रात का निधन, उसी रात को क्या हो गया? उनका जी निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौभ्य
जोशीला चेहरा याद आ गया, आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है ना। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। कह रहे हैं कि आज अगर वो रहते, बेनीपुरी जी रहते, रामधारी सिंह दिनकर रहते, अगर वो आज यहाँ पे रहते और वो जो ये भाषण देते, तो उनकी हर एक वर्ड में अंगार रहता, हर एक वर्ड में जोश रहता है ना, क्योंकि वो एक लेखक हैं, समझे। आज दिनकर जी जो कविता लिखते, नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है वह कविता, शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं और न ही बेनीपुरी जी हैं, समझे। वीडियो चल रहा है ना, ठीक। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि देखो, कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे अगर लोग रहेंगे, है ना, तो अच्छे वो अपने वर्ड को बनाएंगे। बेनीपुरी जी, दिनकर जी साहित्य के ज्ञाता थे। अब वो जो भाषण देते हिंदी में, अब वो जो बोलते उनका एक अलग ही था, उतना बोलने का औकात तो है नहीं हम लोगों को। तो वही बोल रहे हैं कि उतना हम नहीं बोल सकते हैं, अगर वो रहते तो कितना अच्छा से वो बोलते, ठीक है। तो मित्रों, ये स्मृतियां जागी है और उनका भार हृदय पर है। मैं थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी कंधों पर आई है और मैं इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। देखो, बोल रहे हैं ना कि ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आया है, ये हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमें को दिया गया, ठीक, हम इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तरुणों से, छात्रों के से बराबर कहता रहा। बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम छात्रों से कहते रहे, है ना। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवक का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं। संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लो, है ना, ले लीजिए। बोल रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमसे अब मत करवाइए ये सब, आप हमसे सलाह ले लीजिए, हम आपको सलाह देंगे, हम आपको पग पग पर साथ देंगे, है ना। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, है ना। बोल रहे हैं कि हम जो हैं अब दूसरी पीढ़ी, अब बूढ़ा हो गए हैं, आप नए पीढ़ी के लोग हैं, आप इसको संचालित कीजिए। अब बताओ, ये जो है कह रहे हैं कि आप लोग संचालित कीजिए, और हमारे यहाँ के नेता अब जो है क्या कहते हैं जी, हम ही हम हैं, है ना। ये बोल रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज के नेता क्या बोलते हैं लोग जी, हम बूढ़े नहीं हैं, हम अभी राज करेंगे, हम अभी विदेश घूमेंगे, है ना। मारेंगे झापड़, नाम किसी का नहीं लेना है। देश का भविष्य आपके हाथों में है, ठीक, पावर नहीं है, अभी के नेता भ्रष्ट महा है, ठीक। उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है ना, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर आप नेता बनिए। बोल रहे हैं कि आपके अंदर अभी सब कुछ है, जवानी है, ताकत है, हुनर है, आप इसके मतलब आप नेता बनिए और आप इसको संचालित कीजिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैंने उनके आग्रह को क्या कर लिया जी, स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि मैं उनके बातों को टालता रहा, हम नहीं करने वाले थे इसको, इस जनसभा को या इस आंदोलन को नेतृत्व नहीं करने वाले थे, लेकिन छात्र लोग ने जो है हमको बुलाए, बार बार हमसे कहने लगे, हम भी कहें कि चलो ठीक है,
हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं। देखो क्या शर्त रखते हैं। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी योग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया है ना। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनाना है ना। तो कहते हैं कि मुझको सिर्फ ऐसे नहीं कि हमको चेहरा बना दिया, बाकी सब काम आप ही करते रह जाइए। हम जो कहेंगे करना पड़ेगा। बात सबका सुनेंगे, मन का हम करेंगे, है ना। ये कहते हैं, देखो यहाँ पे मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिटेक्ट करे पीछे से कि क्या करना है, मतलब वो करेंगे डिटेक्ट करे, मतलब कि पीछे तुम हमको सलाह दो, ए हई बोला, ए हई से करो, ए हई से करो, हमसे ये नहीं होगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण तुम्हें इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ दूंगा। अगर कोई हमसे ऐसे कहा कि जयप्रकाश नारायण तुम ऐसे करो, तो कल का कल मैं इस नेतृत्व को छोड़ दूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, है ना। तालियां नहीं, फिर से यहाँ पर तालियां बजता है, मतलब तालियां मत बजाओ, है ना। ठीक, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्र की बात जितनी मतलब जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा। जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो क्या होगा जी। आपस के झगड़ों के और बहसों में ये क्रांति किस ओर चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। समझे। वो बोलते हैं कि हम सबका बात सुनेंगे, छात्र का बात ज्यादा करेंगे, हम सबके बात सुनेंगे, लेकिन फैसला मेरा होगा। नहीं तो अगर हम सबका बात करने लगे, सबका सुनने लगे, सबका बात अगर हम सबके बातों पर चलने लगे, तो ये आंदोलन नहीं रह जाएगा, ये क्षेत्र में रह जाएगा, है ना। ठीक, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था, छात्र वाला हुआ था बेरोजगारी के लिए, तो उसका जाके कौन आए थे, वो नए नेता आए हैं, इसका नाम हुआ कुछ है, बापू वाला थे लगा के जो किए हुए हैं, बोलने जनसुराज, है ना। तो जनसुराज में जो नेता है, उनका नाम भुला रहे हैं हम। ठीक, तो वो जो है वो जाकर वहां पे किए थे, लेकिन वहां पे वो अच्छा से नहीं चल पाया, क्योंकि सब अपने मन के मालिक था। ठीक, तो यही बोलते हैं कि हम अगर सबका मतलब करने लगे, तो ये जो है वो बिखर जाएगा और इधर उधर दम खराब हो जाएगा सब, और ये बिना नतीजा के ये आंदोलन ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। शांत रहो। अब चलो आगे चलते हैं। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 में जनवरी के महीनों में इसी पटना कॉलेज में एसएससी का विद्यार्थी था। आईएससी मतलब क्या, साइंस के विद्यार्थी थे बेचारे, है ना। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, है ना। बोल रहे हैं कि सब जो थे सबको छात्रवृत्ति मिलता था, हमको भी मिलता था। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे। बोल रहे हैं ना कि सब एक नंबर के बढ़िया दम क्रीम थे। क्रीम मतलब होता है कि सब अच्छे आदमी थे, सब पढ़ने में अच्छे थे, ये नहीं कि भोथर थे। ठीक है। उस समय के विद्यार्थी में और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। बोल रहे हैं ना कि हम लोग ये नहीं सोचे थे कि हम गांधी जी के बुलाए तो कहें कि ना तू कहो वहां पर पढ़ाई छोड़ते हैं। ठीक, ऐसा नहीं किया। एक बार गांधी जी ने कहे कि असहयोग आंदोलन में सब लोग अंग्रेजी हुकूमत के जितना भी है
चीजों को अस्वीकार कर दो, हम सब ने छोड़ दिया। ठीक है, असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। बोलते हैं कि मेरा 1.5 वर्ष तक ऐसे ही जीवन बीता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमात बाबू, उनके जमात बाबू है ना, मथुरा बाबू और उनके जमात बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, है ना, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो, है ना। इनको इनके पिताजी जो है भेज दिए थे। ठीक है, महामना क्या है, महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं। आप शांत रहिए, ठीक है, स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, है ना। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, IAS की, है ना। ठीक है, पास तो क्या करना ही था, पास कर गया। ठीक, उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यानंद के भाषण सुने थे, सॉरी सत्यानंद आ गया था ना, भाषण सुने थे, अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं। शांत रहो, कह रहे हैं कि हम जो है स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में, है ना, कि कोई धनी घर का नहीं हूं, ठीक, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग से जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड अफसर थे वो, है ना, मतलब नॉन गजेटेड अफसर थे वो। ठीक है, उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे वो अमेरिका भेज के पढ़ा लिखा करे, है ना। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, ये सुने थे कि अमेरिका में लड़के जो हैं मजदूरी भी करके वो पढ़ सकते हैं, समझे। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन उस समय क्या था जी, असहयोग आंदोलन उस घड़ी गिराव पर आ गया था, कोई कुछ मतलब हो गया था, तो वहां पे असहयोग आंदोलन अब धीरे धीरे निरस्त हो रहा था, पर आ गया था, चढ़ाव पर था, है ना, उतार चढ़ाव दोनों था उस समय। फिर यहाँ पे क्या है, उतर चुका था। इस बीच अमेरिका के कुछ शिक्षा प्राप्ति करके आ जाऊं, सोचे कि मैं चलो भाई उतार चढ़ाव पर है, उस समय हम लोग क्या है जी, थोड़ा सा वहां से पढ़ के हम लोग यहाँ पे चले आए, इसलिए अमेरिका गया, है ना, अमेरिका गया। ठीक है, कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां दे रहे हैं। बोले कुछ लोग हैं जो हमको क्या कर रहे हैं जी, गाली दे रहे हैं, समझे। कितनी गालियां मुझे दी गई, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूं। वो लोग बोलते हैं कि तुम अमेरिका में पढ़े हो, तुम अमेरिका के दलाल हो, है ना। यहां पे बोला था निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे भी लगाए जा रहे हैं, है ना। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, है क्या, ये नारा लगा था, विपक्षी लगा रहा था उनसे जो उनके जिसके देखो सत्ता के विद्रोह में थे, सत्ता के खिलाफ में थे, तो सत्ता वाला लगा रहा था उस समय। ठीक है, तुम ज्यादा करे फिर मार देंगे, शांत रहो, तुमको भी कर रहे हैं, समझा। सुनेंदर मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया है, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में
जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। कह रहे हैं कि हम, ये नहीं है कि हम कोई रईस हैं और जाकर पढ़ के दम वहां से लौट के आए हैं बनिया से। हम वहां जाके कारखानों में काम किए हैं, लोहा फैक्ट्री में काम किए, जहां पे गाय भैंस जानवर कटाता था वहां भी हम काम किए हैं। ठीक है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था, कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और रास्ते में हम लोग क्या है, हाँ, सस्ते में हम लोग वहां पे खा पी लेते थे, है ना। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। अब ये नहीं है कि एक एगो में हम एकदम आलीशान ऐसा एकदम एगो में बैठ के एकदम ठीक वहां पे करते हैं, है ना। रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए। बोल रहे हैं कि हम लोग 3-4 लोग रह के एक रूम में रहते थे, खाना अपन पका लेते थे, जिसका से हम लोग को सस्ते में काम हो जाता था, जिससे हम अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के कुछ फीस भर देते थे, कुछ कपड़ा भी हम खरीद लेते थे। और बाकी हर दिन, यानी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्तरा में, होटल में, मतलब बोल रहे हैं कि अगर रविवार को छुट्टी मिलता था तो हम यहाँ पे क्या है जी, कोई होटल में, रेस्तरा में बर्तन धोया, वेटर का काम किया, शाम को रात का खाना मिल गया, है ना, दिन का खाना मिल गया, बस ऐसे ही काम वहां पे करते रहते थे, है ना। किराया कहां से मकान का हमको आया, बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक, दो क्या है जी, चारपाई नहीं थी वहां पे। बोल रहे हैं कि कोई 2-4 चारपाई नहीं था, एक ही चारपाई पर एक ही वो चारपाई पे सो जाते थे, है ना। कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था, हम दोनों साथ सोते। एक रजाई में हमारी, मतलब एक रजाई में हमारी होती थी, एक रजाई हमारी होती थी, है ना, एक रजाई उस लड़का का होता था। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूं। इतवार के दिन कुछ ऑड टाइम में, मतलब ऑड टाइम में, यानी फालतू टाइम में या कुछ इतनी टाइम में, यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके हम जूते का भी पॉलिश किए हैं। जूते यानी सूप, यानी पार्लर में भी क्या किए हैं, वहां पे काम किए हैं, जूता भी पॉलिश किए हैं। ठीक, उससे लेकर के कमोड मतलब बाथरूम, सब ठीक ना, ये सब भी साफ किए हैं। ठीक है। होटल में करता था, वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंस हो गया डिपार्टमेंट का, है ना। फिर क्या, यहाँ पर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, वहां पे ऐसी क्लास फिर वहां पे लेने लगे थे। ठीक, कैसे हम यहाँ पे मतलब पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई आया पार्ट टाइम पढ़ा रहा है, अपने बनाया पढ़ाई भी कर रहा है। ठीक है। तो कुछ आराम से रहा इस बीच में, है ना। बोले कि जब हम असिस्टेंस हो गए, जब बीए पास किए 3 साल के बाद, जब असिस्टेंस हो गए तब हमको कुछ राहत मिला, हम कुछ पढ़ाने भी लगे, उसमें निकल जाओ। ठीक है। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। नहीं, ये जयप्रकाश नारायण जी हैं। हाँ, नहीं, गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, सबके सब यही बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण ही बोल रहे हैं, समझे। चलिए देखिए इधर, ये बोलते हैं कि ये नहीं है कि ये लोग हमारे बारे में नहीं जानते हैं, समझे क्या मतलब। हाँ, तुम चल निकल जाओ, जाओ हम पढ़ा लेंगे इसे, जाओ निकलो। 1 घंटा में क्या होगा तुमको बताओ। वो भी आ रहा है का, तो जाओ, नहीं जाओ, तुम जाओ, जा सकता है घरे। अरे बस देखो, सब दिन तक घबरा भी आज नहीं रहे हैं।
देखो अमेरिका में क्या जी विस्का क्या है बताओ, विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था, है ना। वहीं पे जो थी है वह लेनिन का जमाना था, वह है ट्रांसट्रॉट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मर गए थे, है ना, मतलब मर गए बेचारे लेनिन जो थे कम्युनिस्टवादी थे। और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया, मतलब बन गया, ठीक है। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस दिन तक जो भी मार्क्सवादी थे ग्रंथ छपे थे और अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले थे। बोल रहे हैं कि जितना भी अंग्रेजी में था कम्युनिस्ट वाला पार्टी वाला जितना भी था वो सब के सब पेपर हम लोग पढ़ गए थे। रात रात को रोज एक एशियन क्या जी रशियन, हाँ रशियन टेलर था, दर्जी था, है ना, टेलर को दर्जी बोलते हैं, है ना। उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे और वहां से जब भारत लौटा था तो क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वहां से हम जब लौटे थे ना तो हम घोर कम्युनिस्ट थे, है ना। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैं जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है ना, उनको हरगिज वहां के आजादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ मतलब क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में है जो देखो में है पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट करना नहीं चाहिए, मतलब है कि वहां से उसको अलग नहीं करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए, है ना। अगर साथ नहीं दोगे तो क्या है जी, तुम जो अपने देश के लिए सही सच्चे अर्थों में नहीं सोच रहे हो। पहली बात जो मैं नोट की है आपसे, यानी आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफरू साहब मिलने आए थे, वह बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। बोल रहे हैं कि कौन कौन आए थे मिलने? गफरू साहब और चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे। मारेंगे छापा, आजाद दिन मरे हैं 31-32 में, 1931-32 में। आई हो रहा है बात तुमको इधर 70 के बाद की बात है, 74 के बात है, ठीक। अब देखो, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं, है ना। कहते हैं कि सब लोग आते हैं हमको डेमोक्रेसी सिखाते हैं, लोकतंत्र सिखाते हैं, है ना। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं कि जयप्रकाश नारायण को वो लोकतंत्र का शिक्षा दें, है ना। बोल रहे हैं कि जितना भी आए हैं उनका इतना औकात नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र का शिक्षा दें। वो हम अच्छे तरह से जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है ना। लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, है ना। कहते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि शांतिपूर्ण जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको जगह नहीं है, इस ओर से जाइएगा तो ये खतरा होगा, वो जाइएगा तो वो खतरा होगा। यहाँ ये कहते हैं ना कि हम तो यहाँ पर आए तो कोई खतरा नहीं देख रहे हैं, हम तो जाते हैं तो खतरा नहीं देख रहे हैं। ये लोग खाली बहाना बना बना के आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो वही बोला जा रहा है, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं तो कोई बस में, कहीं रेल में, कहीं ट्रक में। आज सब का कोई हम खर्चा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कि पेट्रोल हम दे रहे हैं कि पेट्रोल ले लो भाई, डीजल ले लो और सब आओ, ऐसे करके नहीं। क्या
हाँ, अन्ना बैल के भूसा दे रहे हैं, समझे ना। यहाँ पर सब लोग लद लद के आ रहे हैं, ठीक है। जहां तहां रोक मतलब रोका है इनको, लड़कों को पीटा भी है, गिरफ्तार भी किया गया है अनायास से, यानी बिना मतलब के, कोई कारण नहीं है, फिर भी उसको पीटा गया। और वहां हमसे आकर ये सब मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं वहां पे उन लोग को सब मार रहा है, लोग आ रहे हैं तो रोक रहे हैं, कुछ को जेल में बंद कर दिया गया, कुछ को मार कपार फोड़ दिया गया, और आके हम लोगों से बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जी आप ऐसे कीजिए, आप सत्ता के साथे हो जाइए, सत्ता इंदिरा गांधी से विरोध मत कीजिए, है ना, ऐसे कह रहे हैं। ठीक, इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इसमें खतरा है, वह खतरा है ना, यह खतरा है, वो खतरा है, ये होगा वो होगा, मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते, है ना। बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि डाइवर्सन हो जाए, हम लोग ये रास्ता भटक जाए, ठीक ना। फिर इसमें वही मान लेता हूं, तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और वहां दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघ समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार की व्यवहार हुआ होगा। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको भी सबको उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने खबरों यानी अखबारों में पढ़ी होगी, है ना। सारे डिवीजन के में क्या क्या मतलब, डिवीजन मतलब सारे जिलों में क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हो रहा है ना। शर्म नहीं आती इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये लोग। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा वो कर सके। कहते हैं कि क्या डेमोक्रेसी में इतना भी अधिकार नहीं है कि शांति रूप से बैठ के अपना आंदोलन कर सके। ठीक, ये बोलते हैं कौन, जयप्रकाश नारायण। जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, भी राज्यपाल के यहां जाना हुआ हो तो लाखों की तादाद में भी जाए, है ना। असेंबली के सामने जाए, उनका पूरा अधिकार है ना। क्योंकि हमारा देश कैसा है जी, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या है, लोगों का शासन है, ये नहीं कि नेता का शासन है, अब पुलिस का शासन है। यहाँ पुलिसिया राज नहीं चलेगा, है ना। ठीक, हिंसा करे कोई तो दूसरा बात है ना। बोले कि अगर हिंसा हो तो कोई बात नहीं, हिंसा वाला को थी करो तुम। हम क्या बोला कि हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी है ना, ने कहा, बोला है कि नाम नहीं लेंगे उनका, है ना, नाम लेना कोई बड़ी बात ठीक नहीं है। यह ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है। बोलते हैं कि आप जयप्रकाश नारायण के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होता तो बिहार जल गया होता, बिहार में दंगे हो जाते, बिहार में ये होता वो होता। और अब जयप्रकाश नारायण के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उनको रास्ता रोक रहे हैं, क्यों नहीं आंदोलन करने दे रहे हैं। ठीक, तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं,
रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप। क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। जनता से आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप। बोल रहे हैं कि आप जनता का प्रतिनिधि है ना, तो जनता का बात सुनिएगा कि लोगों का बात सुनिएगा। ठीक, आपकी हिम्मत है कि लोगों को पटना आने से रोक ले। उनकी राजधानी है पटना, है ना। बोल रहे कि उनकी राजधानी है पटना, आप उनको रोक नहीं सकते हैं आने से। आपकी राजधानी है, यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश। बोले कि पुलिस वालों का देश है कि जनता का देश है। ठीक, डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा। बोल रहे हैं कि हम जो है बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारी करते हैं। अगर कोई अपना अधिकार के लिए शांतिपूर्ण में शांति से अपना आंदोलन करता है, अगर उसको उग्रेसिव या उसको मारता है या उसको कोई पुलिस वाला या कोई भी नेता उसको हटाने को जबरदस्ती कोशिश करता है, तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वही पुलिस वाला है, वही नेता है जो उसको शांतिपूर्ण क्रांति या आंदोलन नहीं करने दे रहा है। ठीक, उन पर लाठी चलाते हैं। अभी तुम जानते हो कि पटना में कुछ साल पहले छात्रों को लाठी से मारा गया था, नली में गिरा के मारा गया था, दौड़ा के मारा गया था। एक लड़का जो था ना, एक लड़का बेचारा बचने के लिए झंडा लगा लिया यहाँ पे मथुरा पे, लेकिन झंडा पे मार के उसको माथा फोड़ दिया गया था लड़का के। क्यों? नौकरी पाने के लिए, नौकरी के लिए वो कर रहा था अपना संघर्ष, नौकरी के लिए वो आंदोलन कर रहा था, समझा। उसको मार के एकदम नस्ते नबूद कर दिया गया, समझा। और ये नहीं है कि तुम पढ़ लिख के आगे में जाओगे, तुम नहीं पिटाओगे, तुम भी अगर करोगे नौकरी के बाद तुम भी पिटाओगे। ठीक, अगर नहीं करोगे तो बुजदिल कहलाओगे। गोलियां चलाते हैं, है ना। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण, छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको, है ना। बोल रहे हैं कि अगर इसमें कोई भी अगर होता है, इसका सबका नेता कौन रहेगा जी? युवा रहेगा, छात्र रहेगा, है ना। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोश में बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। डॉक्टर रहमान इनके डॉक्टर थे, है ना, जो कि इनको सेहत को अच्छा ध्यान रखते थे। मैं भी समझता हूं। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा, है ना। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था, जो हमारे परम मित्र और सने उमा शंकर जी दीक्षित, याद रखना, उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। कितना जी? 32-33 का आंदोलन जो चला था, उसमें वह क्या थे जी? अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे, है ना। उमाशंकर क्या थे जी? अंडरग्राउंड। कब? 1932 और 33 के जो आंदोलन हुआ था वहां पे वो थे, ठीक है। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, उनकी स्थापना की थी, है ना। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था, है ना। सदानंद जी ने क्या कहा था जिनको? ब्रेन ऑफ बॉम्बे, है ना। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी। बोल रहे हैं कि मुझे भी कुछ बोले थे, लेकिन हमको उतना याद नहीं है। पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। हाँ, वो याद है, लेकिन प्रशंसा हम नहीं करेंगे। और का, है ना। ठीक,
हाँ, ये कह रहा है कि ठीक है, देखो क्वेश्चन बन जाता है कुछ कहे थे, ठीक ना। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मतलब मित्र थे, है ना, हुए। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, यानी वो एक सच्चा मित्र होता है। चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहें, ठोस रहती है। उनके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं, है ना, दोस्त, है ना। अब देखो कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो बचपने से उसको कहता है लंगोटिया यार कहा जाता है ना, तनिए गो से बड़का बुढ़ारी तक ले रहता है, ठीक है। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं, हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहे मतलब चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी जी में कुछ मिलाप हो जाए, है ना। कहते हैं कि जो सोशलिस्ट पार्टी में थे चाहे कोई नहीं भी थे, उन दोस्त क्या चाहते हैं जी कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी मेल मिलाप हो जाए। लेकिन कहते हैं कि देखो हमको कोई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, ठीक है। तो मित्रों मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई और हो, है ना, ठीक है। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीतियां गलत होंगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कुछ भी हो, उन सबके हम विद्रोह में रहेंगे, है ना। समझे, ये बोल रहे हैं कि हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमको इंदिरा गांधी से क्यों होगा भाई लड़ाई, हम क्यों उसके खिलाफ रहेंगे। लेकिन जो सिद्धांत बनाए, जो वो रूल बना रही है, उनसे हमको क्या है जी दिक्कत है, और मैं लड़ूंगा उनके खिलाफ, मैं उन नीतियों के खिलाफ लड़ूंगा, समझे। अब यहां पर देखो, मैं विद्रोह करूंगा अपनी अकल के मुताबिक, बोल रहे कि मैं अपनी अकल के मुताबिक उन नीतियों का विद्रोह करूंगा, ठीक। क्योंकि देखो हम लोग इनकी तरह नौजवान थे और उस जमाने में लेकिन जरूरत होती थी कि हम लोग की बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते। बापू यह बात बोल रहे हैं कि उस घड़ी के जमाने में हम लोग भी नौजवान थे, बापू कहते थे कोई बात अगर हमको ठीक नहीं लगता था तो हम कहते थे कि नहीं बापू हम नहीं बात मानेंगे, ये क्यों माने, हमको सिद्धांत अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हम बापू जी के खिलाफ हो गए थे? नहीं थे, है ना, उनके सिद्धांतों के खिलाफ थे। और ये नहीं कि बापू जी एकदम पूरा आक्रोश में आ गए, जनता भिड़ा दिए, चाहे लोग अपना भिड़ा दिए, चाहे पुलिस भिड़वा के हमको पिटवा दिए, चाहे ठीक कर दिए, चाहे गिरफ्तार करवा लिए, नहीं। उसमें उनमें इतना नर्मता था कि वो हमारी बातों को सुनते थे और सहजता था कि हमारी बातों को सुनते थे, है ना। यहाँ पर देखो वही कहा गया है कि बापू इतनी महत्ता थी, उनमें इतना मतलब था, है ना, कि इतनी महत्ता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे, है ना, समझाना चाहते थे और समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्ष के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया, सर्वोदय में आ गया, यानी बिहार में, है ना। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था, है ना। उनका बड़ा स्नेह, बोले कि उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। मैं उनका जो है, बोले कि जवाहरलाल नेहरू को हमें मानते थे, उनसे प्रेम भी करते थे, है ना, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। बोल रहे हैं कि हम उनको बहुत मानते थे, ये नहीं है कि नहीं मानते थे, लेकिन उनकी आलोचना भी करते थे। वो जो नीति बनाएंगे, वो जो खराब नीति रहेगा तो हम नहीं करेंगे आंदोलन। आज तुम आंदोलन करके देख लो, सीधे तुम बोल दिया जाएगा कि तुम पाकिस्तानी हो,
है ना। आज सरकार के खिलाफ कोई अगर आंदोलन करता है, उसको सिर्फ ये बोल जाता है कि आतंकवादी है और पाकिस्तानी है। ये देश हित में नहीं कर रहा है। क्या सरकार की नीति गलत रहेगा तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? उठाना चाहिए और उठाएंगे, है ना, समझे। अब देखो इसके बाद उनमें भी बड़कपन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, है ना। उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैं उनकी भी आलोचना की। बोले कि मैं लाल बहादुर शास्त्री का भी आलोचना किया कश्मीर वाला मामला पे, उनको तार भी दिया। तार मतलब चिट्ठी। यह बहुत गलत काम आपने किया है ना। इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिन में बेचारे नहीं रहे और 18 महीना में ही वो क्या हो गए, चल बसे। और देश का हमारा दुर्भाग्य था कि ऐसे ऐसे नेता भी क्या हो गए जी, चले गए। जवाहरलाल नेहरू जो ये नहीं था कि अगर तुम उनका विरोध करोगे तो ये नहीं करते कि जाओ पुलिस मारो सबको, चलाओ लाठी, ऐसा नहीं करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ऐसा नहीं करते कि जाओ लाठी चलाओ, नहीं करवाते थे वो, है ना। क्योंकि वो लोग सही पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। वो लोग अपने कहानी लिखते थे, अपना एक भाषण देते, निबंध लिखते थे। जो अच्छाई के बारे में लिख रहा है वो उसमें, हाँ, ये नहीं कह सकते कि सब लोग अच्छे, मतलब जो अच्छे हैं वो सिर्फ अच्छे ही हैं, बुरे भी होते हैं। आदमी में दोनों चीज है ना जी, अच्छाई और बुराई, तो दोनों है आदमी में, लेकिन वो उतने नहीं थे। हम जो विरोध करते थे, कोई विरोध करता था, उनकी बातों को समझते थे, सुनते थे, ठीक है। इंदिरा जी से जो मेरा मतभेद है, वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उस क्या है, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी से क्या है, पराष्ट्र है, देखो तो यहाँ पे पराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनमें क्या था जी, हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में बोला कि जवाहरलाल जो था, हम लोग का मतभेद था, वो तिब्बत के मामले में देखिए क्या था, तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। इन सब में क्या था जी, इन नीतियों में हमको उनसे मतभेद था, ठीक। अब देखो, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैं उस समय के आलोचना की, है ना, मैं उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। बोला कि हम जो कहे थे, जवाहरलाल जी को क्या करना पड़ा था, छठी मानना पड़ा था, ठीक है। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया, और धोखा देकर जो जंग हुआ था 61-62 वाला, है ना, उस धोखे के कारण उनके हृदय में ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में बेचारे वो चल सके नहीं, संभल सके, है ना। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद, मतलब उनको कभी ये उम्मीद ना था कि चीन भी आक्रमण हम पर करेगा। 1962 की लड़ाई, है ना, समझे। और उस समय हम लोग हार भी गए थे, ठीक है। आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा, थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो पराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद, है ना। देखो आज हम लोग जो है ना, कहते हैं कुछ हो कि थोड़ा सा करते हैं तो कुछ, मतलब आंदोलन करते तो लोग कहता है कि आप पाकिस्तानी, तुम है पाकिस्तानी है, ये नहीं कहता है कि चीनी है, ये नहीं कहता तुम चीन में चल जाओ, है ना। क्योंकि चीन मजबूत है, कोई भी ढूंढता है तो कमजोर के ही मारता है। पाकिस्तान तो है लतखोर, मानते हैं लतखोर है, महालतखोर है, ठीक, लेकिन उसको बढ़ावा कौन देता है, चीन, है ना। तो पहले किसको ठीक करना है, चीन को। ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यहाँ के सब लड़कों को पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, अपना हथियार बनाना पड़ेगा। आज हम लोग जो है, आज की लड़ाई अब ये नहीं गोली यहाँ चला रहे हैं सामने जाकर मार रहे हैं। आज की लड़ाई जो है मिसाइल, ड्रोन, है ना, एयरवे से यानी हवाई जहाज से हो रहा है। इस सब की लड़ाई आज है और हमारे पास है, हम लोग जो है शादी ब्याह में ड्रोन उड़ाने लाते हैं तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, समझो हम लोग वहां से लाते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि चाइना का टक्कर देंगे, ठीक। अरे भाई रियलिटी है, पढ़ो, पढ़ के अपना बनाओ, समझा, पढ़ के अपना बनाओ। अब काम पर आ रहे थे, फोन देख रहा है वो, रखो प्लेट, ठीक, समझा, अपना बनाओ। यहाँ पे भ्रष्ट लोग इतने हैं ना कि खाली तुमको उलझा देंगे धर्मों में, धर्म में उलझा कर बस काम खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीतिक में है, वह क्या है, इलेक्शन का खर्चा। आज जानवे कर रहा, अभी मुखिया क्या हुई थी चुनाव, मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल में लगभग होता हुआ चुनाव। एक मुखिया लगभग 21 लाख रुपया, 22 लाख रुपया, 10 लाख से ऊपर एक मुखिया खर्चा करता है, ठीक, लाख कह रहे हैं। अगर वो तो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं नाम एथी में, वो तो विधानसभा वाला में बोल रहे हैं, चाहे लोकसभा वाला में ना, हम यहाँ बोल रहे थे मुखिया वाला में बता रहे हैं, ठीक। तो इतना लाख यानी 20 लाख 25 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। अब बताओ क्या करेगा, पैसा तो वोट ले लेगा पैसा पर, अब बाकी अपन काम। हाँ तो वही है। अब सोचे पहले हम लोग अपने वोट का कीमत किस पे लगाते हैं जी, रुपया पे, 500 रुपया में एगो मछली कोई खिला दिया ओकरा पर अपन वोट बेच देते हैं, मुर्गा कोई खिला दिया, दारू पिला दिया, अपन वोट बेच देते हैं। 5 साल के लिए अपना अधिकार किसी और को दे देते हैं मात्र 500 रुपया में, यानी 100 रुपया में 1 साल अपन अधिकार किसी को दे दिए। यानी समझो ना, हम अपने अधिकार को एक बोतल दारू से भी कम प्राइस लगाए हैं, समझे। आप सर हम लोग नहीं लेते हैं, तो देवे ने कहा ले है कहां से, है ना, आप देते हैं। चुनाव दम निष्पक्ष बिना पैसा का होना चाहिए। हाँ, जो भी तुम्हारा गाड़ी खर्चा में सब में लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसमें करो, आने जाने में जो लग रहा है। लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ अभी जो विधायक का चुनाव था, घरे घर पैसा बटाया है, घरे घर पैसा बटाया है, ठीक, हमको नहीं मिला, समझा। एरिया में पूरा एकदम घरे घर बताया पैसा। अभी इलेक्शन आ रहा है, मुखिया वाला, सरपंच के होगा, वार्डर के होगा, घरे घर फिर पैसा बटाएगा। ये सब खर्चा बढ़ रहा है और यही खर्चा बढ़ के महंगाई, बेरोजगारी सबको यही बढ़ा रहा है, ठीक, समझे। यही बोल रहे हैं खर्चा मतलब चुनाव खर्चा करोड़ों रुपए वे चुनाव खर्च मतलब करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा देते हैं और एक तरफ समाज में क्या कर रहे हैं जी, मतलब नारा लगाएंगे और समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे, क्या जी, अनअकाउंटेड मनी, है ना, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है, है ना। इसलिए यहाँ पे गाना गाया था, मुझे अपनी बैंक की किताब दीजिए, बढ़ते बेरोजगारी का हिसाब दीजिए, है ना। बहुत अच्छा गाना है, पहले ही गाया गया है, ठीक है, वही लिख दिया, आकाश लिख के दिया था, है ना। तो वही कहता है कि इनमें यही कहा गया है कि इतना बढ़ रहा है बेरोजगारी, इसका हिसाब दो, है ना। क्यों बढ़ रहा है भाई, आज से नहीं वर्षों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की प्रति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए।
चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप गरीब उम्मीदवार खड़ा मतलब हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। क्या है, सुनता है कोई, है ना? कोई नहीं सुनता है। सुनो पहले, सब लोग आता है कहता है कि गरीबों का पार्टी है, अमीरी में रहता है ना? गरीबों का पार्टी है, करोड़ों में खर्चा करता है। गरीब का पार्टी करोड़ों में खर्चा करेगा है? सब पार्टी आएगा कहेगा कि देखिए एकदम गरीब का पार्टी है, जमीन से जुड़े हुए नेता ही हैं। आज चुनाव होला के बाद घरे ठीक शांत रहने रहे, कौन है किसी का नाम नहीं मारे हिंच के झापर से, ठीक? वो नाम नहीं लेना है, सब तो करप्ट है, कौन नेता करप्ट नहीं है? सर 75 के बाद 1975 के बाद जो भी नेता आए, अगर हम बोले इंक्लूड करके दो तीन को बोल सकते हैं, है ना? एगो अटल बिहारी वाजपेयी को बोल सकते हैं, बहुत कम हद तक करप्शन किए। फिर इनको मनमोहन सिंह और फिर हमें राजीव गांधी, इन तीनों को छोड़ के बोले तो सबके लगभग सभी लोग जो थे महाकरप्ट थे। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि अगर तुम गरीब का पार्टी बनाना चाहते हो तो गरीब कहां से लाएगा? लोग मुखिया में यही तो सुनता है, कोई नीचा जाति के खड़ा नहीं होता कि ये 20-25 लाख रुपया लगे में हम कहा खड़ा हुए, हमारा पैसा उतना है ना? कोई जो अच्छा सही में समाज सेवा करता है वो नहीं खड़ा हो पाता है, वो नहीं जीत पाता है। खड़ा भी होता है तो नहीं जीत पाता है। क्यों नहीं जीत पाता है? क्योंकि वो बेचारा के पास पैसा नहीं है। पैसा पे हम लोग वोट बेच देते हैं, पैसा पे हम लोग अपना ईमान बेच देते हैं, पैसा पे हम लोग अपना जमीर बेच देते हैं। जमीन वही ईमान जो ही बोलो, ठीक? और हम लोग बेचकर अपना क्या करते हैं, 500 रुपए में वोट बेच के अपना हर एक काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, प्रेस रिपोर्टिंग से पता चलता है कि इस आंदोलन के दौरान दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। और प्रेस वाले कहते हैं ना इनके में कि ये चाहते हैं जयप्रकाश नारायण की दल विहीन यहां पर लोकतंत्र हो, बिना दल के लोकतंत्र हो। क्या बिना दल के लोकतंत्र संभव है? ये मतलब कौन बोलते हैं जी? प्रेस वाले। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, है ना? इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं, है ना? परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैं दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। बोलते हैं कि हम दल विहीन नेता, दल विहीन लोकतंत्र के बारे में कतई नहीं बोले हैं, एक थोप भी नहीं बोले हैं। एक पुलिस वाले छापते रहते हैं। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेष बुद्धिजीवी में, है ना? बुद्धिजीवी मतलब जो पढ़े लिखे हैं, काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक विचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी का कायम होगी, है ना? वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का समुच्चय स्वरूप प्रकट होगा, है ना? समझे? बोले कि वो उसी में यानी दल विहीन में क्या होगा जी? एक सच्चा स्वलोकतंत्र का स्वरूप प्रकट होगा। लोकतंत्र निश्चित ही दल विहीन होगा जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता
बनता जाता है तो वह शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को आपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण होगा। बोल रहे हैं ना कि ऐसा वाला यानी बिना दल विहीन वाला जो है वो कम्युनिस्ट लोगों को सही में पता होगा। ठीक है, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें दल विहीन लोकतंत्र पैदा हो। बोल रहे हैं ना कि न मेरा कोई इसमें नीति है कि दल विहीन लोकतंत्र हो, न छात्र का और न कोई विपक्षी नेता का इसमें कोई हाथ है कि दल विहीन लोकतंत्र पैदा हो। विधानसभा, बोल रहे हैं ना कि विधानसभा का विघटन हो गया तो यह 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून का चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे, है ना। बोल रहे हैं कि जो कानून में है वो अपना होगा सो होगा चुनाव। ठीक है, विधानसभा के विघटन से संभव तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही क्या पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसे कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ है। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े से ही लोग ने की। बोल रहे हैं कि हम ये जो बात बोले हैं दल विहीन वाला, हम इसको बार बार बताए हैं, बार बार बोले हैं, लेकिन कुछ लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग जो है अंधकार में ही जी रहे हैं। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विफल पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है। बोलते हैं कि जो राजनीतिक चिंतन जो रहते हैं, आज देखने आज के रोज बहुत लोग राजनीतिक चिंतक लोग रहते हैं, आते हैं टीवी पर बैठ जाएंगे डिबेट में, आज दर दर अपन बक के चल जाएंगे। कोई मतलब नहीं है देश के, कोई मतलब नहीं है देश के थी से, जमीनी स्तर से कोई मतलब नहीं है जनता से, लेकिन वो लोग आएंगे अपना बकर बकर बोल के राजनीतिक विश्लेषण जो है वो चले जाते हैं। पैसा उन लोग को मिलता है, आते हैं बक चल जाते हैं, जो पार्टी पैसा दिया उसके बारे में बकेंगे बढ़िया से। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता है ना। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह नहीं है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, जैसे मैं अभी वो हमारे बिहार में नया पार्टी का हुआ है ना, निर्माण हुआ है, कुछ भी रहे, ठीक, निर्माण हुआ है ना। ठीक, तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है नया पार्टी का निर्माण करने वाले नहीं हैं। हम कोई पार्टी का निर्माण नहीं करेंगे, हम सिर्फ जनता के लिए, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्र और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है ना। अगर हम नया पार्टी बनाते हैं तो सब लोग ये कहेंगे कि छात्रों को इकट्ठा करके, बहुत लोगों को इकट्ठा करके, है ना, जनता को इकट्ठा करके अपना राजनीति चमकाना चाहता है ना। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको सब क्या समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या यह मेरा कहना है? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, है ना। परंतु मतदाता प्रक्रिया न तो स्वच्छ है, यानी स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, और न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है।
मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। बोल रहे हैं ना, अभी भी तुम देखना, चुनाव आएगा तो आएंगे सब लोग, नेता लोग आते हैं, भैया फलाने पर दिया वोट, है ना, अबरी दम संपूर्ण बदलाव करना है भैया, ऐसी कहता है सब, है ना, अबरी बदलाव करे के है। लेकिन बदलाव हो गया तो वो खुद बदल जाता है ना। बदलाव तो हम लोग कर देते हैं लेकिन खुद बदल के चल जाता है, या जनता पैसा लेकर फिर उसी को बना देता है जो रहता है पहले। कतनो कोई करप्ट करे, कतनो कोई करप्शन में लिप्त रहे, हम लोग फिर पैसा बिक कर उसी को बना देते हैं। और जनता का इतना ही अधिकार अभी रह गया है, जनता का अधिकार अभी इतना ही रह गया है कि तुम सिर्फ मतदान करो, फिर ओकरा पास तुम नहीं जा पाएगा। अभी तुम्हारा जो विधायक बना है, क्या उसके पास तुम जा सकता है? दो बोल उसके पास बोल सकता है? पुलिस सीधे तुम गेट आउट कर निकालो इसको, ज्यादा बोल रहा है, कर नहीं देगा। बोल रहे हैं कि हम इसी चीज को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, समझा? ये बोल रहे हैं कि हम इसी चीज को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हम लोकतंत्र की स्थापना की है ना, की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतंत्र समाज में जो प्रभावी शक्तियां, यानी क्या है यहाँ पे, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं। जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों का निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र पत्रिका के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जी का, यानी जनता और शासन के बीच संरचना का यह क्या नियतांक अभाव है। अब देखो, कहा जाता है ना कि लोकतंत्र और सत्ता के यानी सबके बीच में, एक जनता और सरकार के बीच में एगो बहुत पारदर्शिता का काम करता है अच्छा से, वो है प्रेस, है ना। आज के प्रेस बिका हुआ है, आज के मीडिया बिका हुआ है ना। तुमको कोई अच्छा सा जानकारी नहीं मिलेगा, तुम टीवी देख के पगला जाओगे, खाली सरकार के बड़ाई कर रहा है। 3-4 को हमारे एंकर जो है, 3-4 को 10 को बोलेंगे, 10 को लगभग एंकर जो है सरकार के खाली चटुकारिता करते रहते हैं। इतना खाली बुराई को करता ही नहीं है, एक ठोप बुराई नहीं करेगा। आज तो अगर विपक्ष वाला बुराई भी करता है उसको लपेट देता है कि आपके जमाने में खोजी था, लगता है कि सत्ता पद से उसी को मतलब बना के भेजा गया है थी, समझा? ये होता है। अब ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इसी पूरी अंतरिम संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं, मतलब यहाँ पे करते बोलते हैं कि सिर्फ मतदान के अलावा कोई भूमिका यहाँ पे नहीं हम लोगों का। हम लोग सिर्फ जो है एक तोता के जैसे, एक बंधे पिंजरों के जैसे आते हैं मतदान के समय, और उस समय करके फिर पिंजरे में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं। उस पर कोई अंकुश नहीं रहता है ना। वो अपन मन से, तुम यहाँ पर देख लेना, विधायक जो गुजरेगा उसके लिए तुमको रोड पर रोक देगा, सब रोड पर तुमको खाली करा देगा रोड, है ना। रोड पर तुमको हटा दे, तुम हटो, विधायक जी जा रहे हैं, है ना। हम लोग जाते हैं तो कुछ नहीं, तो जाकर मर जाओ, गरा जाओ, उत्तर भर चल जाओ, चाहे कबूतर भर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। और जनता का किसी प्रकार का अंकुश न उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में यदि चाहे तो जनता वोट नहीं दे, परंतु भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रद हो जाते। देखो रुक जाओ, हमको भी देना बाद में, है ना। अब सुनो, पहले नेता को क्या सिर्फ भय रहता है जी कि हो सकता है कि अगला चुनाव में वोट न मिले। जैसे में जितना जीत अभी मुखिया होगा ना, वो सबके यह चुनाव डर होगा
कि इन की न मिले, इन की न मिले। अभी जितना जो जीतल प्रत्याशी होगा, मुखिया, जिला पार्षद, जो भी कुछ भी हो, सब में वो अभी सब काम कर रहा होगा। 6 महीना से उन्हें काम कर रहा होगा। क्यों कर रहा है 6 महीना से काम? क्योंकि उसको लगे जनता को कि है ना, देखला पक्की कर दो, तू वोटवा देबू इनके ना, है ना। अब रुपया का मार मारा जा रहा है। 4 साल 4.5 साल लूट के 6 महीना काम करके तुरा अंधरा बना दिया जाएगा। आजादे अगर कोई बोलेगा, ए ले ना भाई 10,000 ले, ठीक। ज्यादा कोई अगर बोले वाला रहेगा, उसको पैसा के गड्डी खड़ा करके अंधरा बना दिया जाएगा, है ना। अब फिर से वही काम का रहेगा, समझो, फिर से वही काम होगा, फिर से 4.5 साल बंद। अब फिर से हम 4.5 साल के बाद आएंगे मुखिया जी, चाहे विधायक जी, चाहे कोई भी आएंगे, जो मंत्री रहेंगे, चाहे लोकसभा से जीते हुए रहे, है ना, वो सब आएंगे और आके 6 महीना काम करेंगे, फिर गाय, ठीक है। देखो पहले, अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और यहाँ पर क्या है जी, स्वर्ग साधारण जनता ग्रस्त हो गई है, वह आगे। अब देखो थोड़ा सा है, 5 मिनट और रुको ना, हाँ 5 मिनट में हो जाएगा, 5 ना 10 मिनट आऊ का देखो, बढ़ रही है और कुछ मतलब नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहता हूं कि आज जो असंगठित जनता है, उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके, है ना। यानी जनता का पावर होता है कि हम जिसे चुने हैं उस पे अंकुश लगा सके। आपको ये नहीं है कि कहीं पे जाके आप दारू पी के नौटंकी करेंगे, आप जीते हुए प्रत्याशी हैं तो, है ना, या किसी भी माहौल में जाके गोलीबारी आप नहीं करेंगे। बहुत मुखिया, चाहे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गोली भी छोड़ते हैं, समझे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक। अब देखो, इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं, है ना। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव होगा तो हमारी छात्र संघ या जन संघ समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करे, है ना। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे, है ना, जिससे आपस में फूट हुए बगैर समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपना मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्र संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी, है ना। अब यहाँ पर देखो, दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र में जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर बड़ी यानी कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको इस्तीफा देने को बाध्य करेगी, है ना। कहा जाता है कि अगर आपके समय में कुछ होता है आपके क्षेत्र में तो आपको इस्तीफा भी देना है ना, लेकिन आज के वैसा है नहीं है ना, समझे। आज बहुत सारे नेता हैं जो उनके कार्यकाल में या खुद वही विधायक भी रेफ भी कर देता है, विधायक भी रहता है, मंत्री भी रहता है। कुछ विधायक जो हैं वो क्या करते हैं जी, हमारे सेना में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उन लोगों को सेना के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं होता है, समझे। आज बहुत ऐसे हैं, लेकिन यही बोल रहा है कि इस्तीफा होनी चाहिए। इस प्रकार से जनता
का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह क्या जी उच्च श्रृंखला आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। बोल रहे हैं कि आज जैसे में वो निरंकुश, वो क्या निरंकुश है और बिना किसी काम के हैं और जनता के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, ये समितियां उनको पे लगाम लगाकर उनको जनता के प्रति उत्तरदायित्व का महत्व को समझाएंगी। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना अवश्य है कि जो संघर्ष समितियां छात्र की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन के संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा, समझे। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसर या कर्मचारी की, चाहे वे पुलिस के हो या किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है, उसके खिलाफ तो वो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्ती की है, उनका भी विरोध ये समितियां करेगी, है ना। और दुरुस्त करने के लिए क्या करेगा जी, ये संघर्ष करेंगी। गांव में इस तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी क्या करेगी, रोक लगाएगी। इस प्रकार से जनता की, ये छात्र की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप में कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य। ठीक, तो आप समझे, ये तुम्हारा क्या था, कहानी था, है ना। और इसमें वही भाषण था, ये भाषण था। और ये भाषण में ये बोले जयप्रकाश नारायण कि हर चीज पे निगरानी होना चाहिए। एक कमेटी बनना चाहिए जिसको लोग क्या कर सकते वो कमेटी जो है हर एक नेता पे, हर एक प्रतिनिधि पे, हर एक अफसर पे वो क्या करेंगे, कमान करके रखेंगे। अगर वो थोड़ा सा खराब करते हैं तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करेगा और उनको इस्तीफा भी दिलाने का काम करेगा, जो कि ऐसा संभव हमारे देश में नहीं है। ठीक नहीं है। हम अगर विधायक बन गए, हम जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, समझे। अगर आप विधायक बन गए तो आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जनता जाए, ठीक है, समझा। जनता कहीं जाए, जनता मर जाए, जनता बिलख जाए, जनता का श्राद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो विधायक लोग जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जो हैं अपने आप को क्या करते हैं जी, हम अपने अच्छे नेताओं को चुन के भेजते हैं, हम अपने जाति के नेताओं को चुन के भेजते हैं, और वही जाति वाला नेता हम लोगों पे अत्याचार करता है। हम लोग अपना समझते हैं, अब वो हम लोगों को पराया समझते हैं। जाति धर्म सब पे हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, लेकिन क्या वो हम लोग को समझते हैं, अपना नहीं समझते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को, है ना, जो सही में काम अच्छा करे, उन लोगों को वोट देना चाहिए, समझे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, ठीक। अब फिर मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, है ना। 85 को ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन हम लाएंगे। तब तक के लिए कल आप लोग का संपूर्ण रूप से बंद रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आज संपूर्ण क्रांति पढ़े तो संपूर्ण के यहाँ पे बंद रहेगा, परसों खुला रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।